पुरुषों में निसंतानता के कई कारण होते हैं। जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि बच्चों के साथ कई कारण उनके जन्म से ही जुड़ जाते हैं जो आगे चल के उनमें निसंतानता का कारण सिद्ध होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है, जब कोई जन्मजात विकृति थी ही नहीं तो ऐसे पुरुषों में निसंतानता क्यों हुई। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मृणालिनी मनोज और आप हमारे साथ जुड़े हैं बिकॉज हेल्थ इज हियर। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा तो आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप मिस ना करें। ऐसे क्या कारण होते हैं पुरुषों में जो उनके बाल्यावस्था, कौमारावस्था और यौवनावस्था में जुड़ते हैं जिस वजह से वो अपने पिता बनने के सपने से वंचित रह जाते हैं। अगर आप किसी भी लड़के के माता पिता हैं तो ये सब जानकारी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल इनफर्टिलिटी केसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी जा रही है। ऐसे क्या रीजंस है जो बच्चों को आगे चल के इनफर्टाइल बना देते हैं, ये जानना भी उतना ही आवश्यक है। चलिए बात करते हैं पहली रीज़न की, टेस्टिकुलर ट्रॉमा। जी हाँ, आघात। किसी भी तरह का आघात अगर टेस्टिस पे होता है तो वहाँ पे खून जम जाता है। टेस्टिस में जमा हुआ खून का आगे चल के फाइब्रोसिस हो जाता है और जहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाता है उतनी जगह से स्पर्म प्रोडक्शन की प्रक्रिया बंद हो जाती है। जितना बड़ा आघात होगा उतना बड़ा खून का कलेक्शन हो जाएगा, उतना बड़ा फाइब्रोसिस बनेगा और उतना ही स्पर्म प्रोडक्शन बंद हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। बहुत बार बच्चों में आघात होने के बावजूद वो पेरेंट्स से ये बात छुपाते हैं कि वो डांटेंगे या फिर खेलने के लिए नहीं जाने देंगे या फिर कोई और रीज़न हो सकता है जिस वजह से बच्चे खुल के बात नहीं करते। और आपको अगर इस बात का पता ना चले तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं ली गई तो वहाँ पे फाइब्रोसिस की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे आघात, ट्रॉमा मोस्टली खेलते वक्त या फिर स्पोर्ट्स पर्सन्स में लग सकते हैं या फिर किसी भी एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से बच्चों में ऐसे आघात पाए जाते हैं। दूसरा मोस्ट कॉमन रीज़न है टेस्टिकुलर टॉर्शन, यानी कि टेस्टिस का घूम जाना। वैसे तो ये किसी भी उम्र में हो सकता है लेकिन मोस्ट कॉमनली इसका एज ग्रुप है 12 से 18 साल। अगर बच्चा इस तकलीफ से गुजर रहा है तो उसमें क्या साइंस दिखेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। सडनली उसके एक साइड पे, स्क्रॉटल के एक साइड पे वो सीवियर पेन कहेगा। उसी के साथ थोड़ी देर में वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, स्किन पूरी तरह से लाल हो जाएगी। हो सकता है कि बच्चों में नौशिया फील हो, उसके वोमिटिंग हो जाए। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स बच्चा आपको बता रहा है, अगर वो आधी रात को भी बताता है तो इसे मेडिकल इमरजेंसी है, इस तरह से आपको समझना होगा। उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए। टेस्टिकुलर टॉर्शन होता क्या है, इसमें एक्चुअली इतना इमरजेंसी क्यों है मैं बोल रही हूँ, इस बात को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। आइए समझते हैं। जब टेस्टिस घूम जाती है तो उस वजह से टेस्टिस के ऊपर जुड़ी हुई स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है जिसमें से ब्लड वेसल्स और टेस्टिस को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। अगर टेस्टिस घुम जाए तो स्पर्मेटिक कॉर्ड को भी ट्विस्ट हो जाता है और जो ब्लड वेसल्स होती है वो चोकअप हो जाती है। अगर ब्लड सप्लाई ही बंद हो जाता है टेस्टिस का तो टेस्टिस में गैंग्रीन होना शुरू हो जाता है, टेस्टिस का सड़ना शुरू हो जाता है। पूरी तरह से अगर गैंग्रीन हो गया तो टेस्टिस को ऑपरेट करके पूरी तरह निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर ब्लड सप्लाई कुछ आंशिक रूप से बंद हुआ है तो आपको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। उस केस में कितना डैमेज हुआ यह इस बात पे निर्भर करता है कि ट्विस्ट कब से हुआ है और आपने उसका ट्रीटमेंट कब शुरू किया है। जितनी ट्रीटमेंट के लिए देर होगी उतना टेस्टिस का डैमेज ज़्यादा होता जाएगा। अब सवाल आता है कि ये टेस्टिकुलर टॉर्शन होता क्यों है। इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं है, लेकिन हाँ, इनहेरिटेड ट्रेट्स अगर फैमिली में है, किसी और को अगर फैमिली में इस बात की तकलीफ है तो आपके बच्चों में भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपका बच्चा इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपको बताता है तो प्लीज़ इसे मेडिकल इमरजेंसी समझिए और जल्द से जल्द इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। मम्स ऑर्काइटिस। मम्स क्या होता है? मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है। पैरोटिड ग्लैंड होती है यहाँ कान के पास, उसका वायरल इन्फेक्शन उसे कहा जाता है मम्स। ये मम्स डिसीज़ ना हो इसके लिए बच्चों को बचपन में जो टीका लगवाया जाता है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है, उसमें एक टीका आवश्यक होता है। अगर किसी कारणवश वो टीका ना लगवाया जाए या फिर टीका लगवाने के बाद भी अगर उसकी पोटेंसी अच्छी ना हो तो बच्चों में मम्स डिसीज़ पाया जाता है। और अगर प्यूबर्टी में 10 से 14 साल की उम्र में अगर बच्चों में मम्स हो जाता है तो उसका इंसल्ट यानी उपद्रव स्वरूप ऑर्काइटिस बच्चों में ये परिस्थिति पाई जाती है। ऑर्काइटिस यानी टेस्टिस को सूजन आना। और यदि ऐसा होता है तो ऐसे बच्चे आगे चल के अजोस्पर्मिक होते हैं। जी हाँ, उनका स्पर्म प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद हो जाता है।
इसीलिए बच्चों का बचपन में टीकाकरण कितना आवश्यक है इस बात की आपको समझ आ गई होगी। वैक्सीनेशन में किसी भी प्रकार के टीका को आपको मिस नहीं करना है, समय पे उसके टीके लगवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वेरिकोसिल, टेस्टिस के ऊपर के नसों का सूजना, इस तरह से इसे कहा जाता है। 15 से 25 साल की उम्र की एज में ये टेस्टिस का वेरिकोसिल देखा जाता है। वेरिकोसिल क्यों होता है, इसका अगर हम रीज़न जानना चाहे तो वेन्स में जो वॉल्व्स होती है उसका अगर काम ठीक से ना हो तो इस तरह की सिचुएशन पाई जाती है। जितनी जल्दी इसकी ट्रीटमेंट आप शुरू करेंगे ना अच्छा स्पर्म प्रोडक्शन होगा, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 40% इनफर्टाइल पुरुषों में ये परिस्थिति देखी जाती है। ऐसी स्थिति को सर्जरी से ठीक कराया जा सकता है। वेरिकोसिल वाले पेशेंट्स में स्पर्म्स काउंट, स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी यानी कि उसकी मात्रा, उसकी दौड़ने की क्षमता और उसकी बनावट, इन सब चीज़ों में कमी पाई जाती है। एपिडिडायमाइटिस प्री प्यूबर्टल एज में ये बहुत कम दिखाई देता है। इसको अगर हम देखें तो मोस्टली 20 से 39 साल की एज ग्रुप में ये व्याधि पाया जाता है। एपिडिडायमिस क्या होता है? एपिडिडायमिस एक कॉमा शेप स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस के ऊपर, जहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म्स बनने के बाद यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। वहाँ पे उनका मैचुरेशन कंप्लीट होता है, उनको मोटिलिटी एपिडिडायमिस में मिलती है। भागने की, दौड़ने की स्पर्म्स में जो क्षमता होती है वो यहाँ पे डेवलप होती है। अगर किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से एपिडिडायमिस में स्वेलिंग्स आ जाती है, सूजन आती है, तो वहाँ पे पेनफुल सिचुएशन रहना, फीवर आना, इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। इन्फेक्शन की बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एसटीडीज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे कि क्लैमाइडिया, गनोरिया, इस तरह के इन्फेक्शंस अगर होते हैं तो एपिडिडायमाइटिस हो जाता है। और जैसे मैंने कहा, मोटिलिटी वहाँ पे प्राप्त होती है तो स्पर्म्स की मोटिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती है। अगर ऐसे पेशेंट्स के हम सीमेन एनालिसिस के रिपोर्ट देखें तो उनमें एस्थेनोजोस्पर्मिया ये स्थिति पाई जाती है। टेस्टिकुलर कैंसर या किसी भी और बॉडी ऑर्गन का कैंसर, कैंसर जब कहा जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी इसी तरह से कुछ होती है और इन सब की वजह से टेस्टिस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। टेस्टिकुलर कैंसर्स को अगर हम देखें तो कई रिसर्च में ये कहा गया है कि हाफ ऑफ द टेस्टिकुलर कैंसर्स अकर इन मेन इन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 34। जी हाँ, जबकि वो हाईली फर्टाइल एज ग्रुप है, उसी वक्त टेस्टिस का कैंसर होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति आपके सामने आती है तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इस तरह की ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले अगर उनकी फैमिली कंप्लीट नहीं है या फिर वो एक और बच्चा चाहते हैं तो उस टाइम उनको अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्व करनी चाहिए। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए आपके सीमेन को, आपके स्पर्म्स को क्रायो प्रिजर्वेशन करके आप प्रिजर्व कर सकते हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद आप अपना पिता बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। रेडिकल पेल्विक सर्जरी, जी हाँ, पेल्विक एरिया में किसी भी प्रकार की सर्जरी अगर होती है तो उस वजह से पुरुषों में जो इजैकुलेटरी सिस्टम नामक एक प्रणाली होती है जो स्पर्म्स को शरीर के बाहर डालती है, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उस वजह से क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स में इरेक्शन फेल्योर, फेल्योर टू इजैकुलेट, इस तरह के, या फिर फेल्योर टू गेट ऑर्गेज्म, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसे कई बार मेल ऑर्गेज्मिक डिसफंक्शन इस नाम से भी जाना जाता है। इसलिए अगर आप इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट लेने हॉस्पिटल गए हैं और आपकी किसी भी प्रकार की ऐसी सर्जरी हुई है तो इसकी जानकारी आपको डॉक्टर को देना बहुत आवश्यक हो जाता है। डायबिटीज़ आजकल सबसे ज़्यादा दिखने वाला प्रॉब्लम होता है पुरुषों में। डायबिटीज़ की वजह से स्पर्म काउंट कम होना और स्पर्म की मॉर्फोलॉजी यानी बनावट, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में अफेक्ट दिखाई देता है। साथ ही साथ ऐसे पुरुषों में लॉस ऑफ लिबिडो यानी शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा कम होना या फिर खत्म हो जाना, उसके साथ इनएबिलिटी टू परफॉर्म, शारीरिक संबंध बनाने में दिक्कत होना, और तीसरा होता है इजैकुलेटरी फेल्योर यानी वीर्य का शरीर के बाहर ना आना। ऐसे लक्षण भी पाए जाते हैं और इन सब को इनडायरेक्टली इनफर्टिलिटी के लिए कारण माना जाता है। अब तक हमने जिन भी परिस्थितियों का बारे में चर्चा की, आप हमेशा सावधानी बरतें कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही ना हो। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ता है तो उसकी चिकित्सा तुरंत करें। इसमें किसी भी प्रकार का निग्लिजेंस आपको नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर फर्टिलिटी एज में आपको निसंतानता का सामना करना पड़ता है तो घबराइए नहीं। आप ART क्लिनिक्स की हेल्प लेकर अपना पिता बनने का सपना ज़रूर पूरा कर सकते हैं। आप इस बारे में कोई और जानकारी जानना चाहते हैं, किस प्रकार के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है ये जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए।
अगर आपका कोई भी सवाल है इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पुरुषों में निसंतानता बढ़ने का सबसे ज़्यादा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है जो बदलता हुआ लाइफस्टाइल और उसी के साथ हमारे जीवन में आया हुआ स्ट्रेस और उससे जुड़ी हुई कई और बातें। इसके बारे में पार्ट 3 में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के 3rd पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। नमस्कार।